नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं बेसिक नॉलेज विद सूरज सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। दोस्तों, हम संविधान सीरीज़ आपको बता रहे हैं जिसमें कि हम इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। दोस्तों, भारतीय संविधान में भारत की जो अनुसूचियां हैं वो बहुत ही महत्व रखती हैं। दोस्तों, अगर प्रथम अनुसूची की बात की जाए तो इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य जैसे कि जो हमारे 29 राज्य हैं अभी हमारे देश में, और संघ शासित जो 7 राज्य हैं उनका उल्लेख किया गया है प्रथम अनुसूची में। दोस्तों, अभी 2 संघ शासित राज्यों की संख्या और बढ़ गई है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जिसके बाद संघ शासित राज्यों की संख्या 9 हो गई है। तो दोस्तों, ये सब कहाँ हैं? ये इनका उल्लेख प्रथम अनुसूची में है। दोस्तों, संविधान का जो 69वां संशोधन हुआ था उसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। 69वां संशोधन में संविधान के नेशनल कैपिटल रीजन की घोषणा की गई थी दिल्ली के बारे में। दोस्तों, संविधान की द्वितीय अनुसूची की अगर बात की जाए तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उनके उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इन लोगों का जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है? वो संविधान के द्वितीय अनुसूची में मिलता है। दोस्तों, इन लोगों को प्राप्त होने वाला जो वेतन है, इनके जो भत्ते हैं, इनकी जो पेंशन है, इनका उल्लेख संविधान के द्वितीय अनुसूची में किया गया है। दोस्तों, ये सब क्या है? ये सब संवैधानिक पद हैं और इनका उल्लेख, इनके जो पेंशन है, इनकी जो भत्ते हैं, इनके जो वेतन है, इनका उल्लेख संविधान के द्वितीय अनुसूची में किया गया है। तो दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, ये GS के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दोस्तों, तृतीय अनुसूची में जो उल्लेख किया गया है उसमें है कि विभिन्न जो पदाधिकारी हैं जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इनके द्वारा पद ग्रहण के समय जाने वाली जो शपथ जो ये लेते हैं, जो पद जब ग्रहण करते हैं तो उस समय ये जो शपथ बोलते हैं उनका उल्लेख कहाँ किया गया है? वो किया गया है तृतीय अनुसूची में संविधान के। दोस्तों, संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें जो विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र हैं और जो अनुसूचित जनजातियां हैं और प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है चौथी अनुसूची में। दोस्तों, जो 5वीं अनुसूची है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में क्या किया गया है? चौथी में किया गया है कि विभिन्न राज्यों तथा जो संघीय क्षेत्र हैं उनके राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है चौथी अनुसूची में। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, छठी अनुसूची में क्या किया गया है? इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जो जनजातियां हैं उनके क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इनका प्रावधान किया गया है। जितनी भी हमारी जो 7 सिस्टर हैं पूर्व में उनके बारे में कहाँ उल्लेख है? छठी अनुसूची में। दोस्तों, जो 7वीं अनुसूची है उसमें क्या है? उसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसके बारे में 7वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, इसके अंतर्गत 3 जो सूचियां हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों, संघ सूची में क्या है कि इस सूची में जो दिए गए जो नए विषय हैं उस पर केंद्र सरकार जो कानून बनाती है और संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। वर्तमान में इसमें कितने हो गए हैं? वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। दोस्तों, राज्य सूची की अगर बात की जाए तो इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित क्षेत्र पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और संविधान के लागू होने के जो समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे और अभी वर्तमान में कितने विषय हैं? वर्तमान में कम हो गए हैं। वर्तमान में अभी क्या है? वर्तमान में 61 विषय हैं राज्य सूची में। दोस्तों, अगर समवर्ती सूची की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो दिए गए विषय हैं उसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है तथा जो कानून का जो विषय है वो समान होना चाहिए। तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया जो कानून है वो भी मान्य होता है और राज्य सरकार के द्वारा जो बनाया गया कानून है वो
केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। ये क्या है? समवर्ती सूची में। दोस्तों संविधान का जो लागू होने के समय जो समवर्ती सूची थी उसमें कितने विषय थे? उसमें 47 विषय थे। वर्तमान में जो अभी समवर्ती सूची है उसमें कितने विषय हैं? उसमें 52 विषय हैं। ठीक है दोस्तों समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में जो नहीं है, लेकिन दोस्तों अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य में परिवर्तित कर दिया गया है, इसलिए अब ये केंद्र शासित राज्यों से संबंधित अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों अगर 8वीं अनुसूची की बात की जाए तो इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से जो 8वीं अनुसूची है उसमें 14 भाषाएं थी। 1967 ईस्वी में दोस्तों जब 21वीं संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन किया गया था, तो उस समय सिंधी भाषा जो थी उसको 1992 ईस्वी में 71वां जो संविधान का संशोधन हुआ था उसमें कोंकणी को, मणिपुरी को तथा नेपाली भाषा को ले लिया गया था। और 2003 ईस्वी में जब 92वें संविधान का संशोधन हुआ उस समय क्या किया गया? उसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया था। जी हाँ दोस्तों, तो 8वीं अनुसूची बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। दोस्तों जो 9वीं अनुसूची थी उसमें क्या हुआ था? उसमें संविधान में जो ये अनुसूची था उसमें प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम इसमें 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा? 9वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या हुआ था? इसके अंतर्गत जो राज्य द्वारा जो संपत्ति के जो अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया था। राज्य जो संपत्ति का अधिग्रहण करते हैं उनके बारे में उल्लेख कहाँ था? उसमें उनके बारे में उल्लेख था 9वीं अनुसूची में। दोस्तों इस अनुसूची में इस अनुसूची जो थी उसमें सम्मिलित विषयों को जो न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि 9वीं सूची में जो विषय सम्मिलित हैं उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में जो 9वीं अनुसूची है दोस्तों उसमें कितने अधिनियम हैं? उसमें 284 अधिनियम है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों अभी तक हम लोग ये मानते थे कि संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उसमें सम्मिलित जो कानून है उसमें न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन दोस्तों जब 11 जनवरी 2007 को संविधान पीठ ने एक निर्णय लिया था तो उसमें क्या हुआ था? उसमें 9वीं अनुसूची में जो सम्मिलित किए गए जो कानून थे उसको कानून के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। ये क्या था? ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसलिए क्या हुआ? इसलिए जब 2007 में जब संविधान पीठ की बैठक हुई तो उसमें यह निर्णय लिया गया कि 9वीं अनुसूची में भी हम कानून के मुताबिक, कानून के आधार पर इसको चुनौती हम दे सकते हैं। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इसकी समीक्षा कर सकता है 9वीं अनुसूची की भी। दोस्तों 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची में दोस्तों संविधान में जब 52वां संशोधन हुआ था 1985 में, उस समय 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। दल बदल जो करते हैं, जो हमारे जो छोटे छोटे जो नेता हैं, जो छोटे छोटे पार्टियों के या फिर कभी कभी बड़ी पार्टियों के भी नेता क्या करते हैं? चुनाव जीतने के बाद अपना पार्टी ही चेंज कर लेते हैं, दल बदल कर लेते हैं, या फिर चुनाव के पहले भी दल बदल करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, फिर वहां से चुनाव लड़ते हैं। तो इसके बारे में उल्लेख कहाँ है? इसके बारे में उल्लेख है 10वीं अनुसूची में। दोस्तों जब 11वीं अनुसूची की अगर बात हम करते हैं तो ये अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। उस समय 1993 में के द्वारा ये संशोधन जोड़ा गया था। 1993 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन। और दोस्तों जब इसी संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। तो दोस्तों ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि पंचायती राज संस्थाओं को जब उनको कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। दोस्तों अगर 12वीं अनुसूची की बात की जाए तो इस अनुसूची में संविधान में 74वें संशोधन में इस 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो भी 1993 में हुआ था। और दोस्तों शहरी क्षेत्र की जो स्थानीय जो स्वशासन संस्थाएं थी उनको कार्य करने के लिए इसमें 18 विषय प्रदान किए गए थे। तो दोस्तों शहरी क्षेत्र का जो स्थानीय स्वशासन होता है, जैसे कि वार्ड परिषद, वार्ड मेंबर, ये सब जो प्रशासन होता है, जब वो उनको चुन के हम लोग भेजते हैं तो उनको कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए थे। ठीक है दोस्तों यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ थी उसके बारे में हमने आपको बताया। दोस्तों देशी रियासतों का भारत में विलय,
दोस्तों देसी रियासतों का भारत में विलय के बारे में हम आपको बता देते हैं। रियासतों को जब भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासत मंत्रालय बनाया गया था। दोस्तों उस समय भारत में 500 से भी ज़्यादा रियासतें थी, छोटी छोटी रियासतें थी, देसी रियासतें। इनको जब भारत में सम्मिलित करने के लिए एक रियासती मंत्रालय बनाया गया था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? उस समय के जो लौह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको कि गृह मंत्रालय भी जिनके पास थी, उनको बनाया गया था रियासती मंत्रालय का मुखिया। दोस्तों जूनागढ़ जो रियासत थी वहां पे जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर जो रियासत था उसको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में सम्मिलित कर लिया गया था। तो दोस्तों ये सब किसने करवाया था? ये सब हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करवाया था, जिनकी सूझबूझ और उनकी चतुराई से ये जितने भी हमारे छोटे छोटे देसी रियासत थे वो हमारे देश में शामिल हो गए थे। दोस्तों संघ और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में हम आपको बता देते हैं। संघ और उनके राज्य क्षेत्र में दोस्तों भारत जो है वो क्या है? वो राज्यों का संघ है। कई तरह के राज्य मिलके एक संघ बनाते हैं जिसका नाम है भारत देश। दोस्तों भारत देश में जो राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 29 राज्य। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं पहले 7 थे और अब 2 और बढ़ गए हैं, तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? 9 हो गए हैं। दोस्तों अनुच्छेद जो 1 है जो संविधान में, उसमें भारत अर्थात इंडिया लिखा हुआ है। भारत यानी कि इंडिया राज्यों का संघ होगा और राज्य उनके राज्य क्षेत्र होंगे। और जो पहली अनुसूची है उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है। जो हमारे संविधान के अभी हमने आपको बताया कि जो संविधान की पहली अनुसूची है उसमें राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें अर्जित किए गए अन्य जो राज्य क्षेत्र हैं उनको समाविष्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों। और अनुच्छेद जो 2 था उसमें क्या था? उसमें भारत की को संसद की विधि के द्वारा ऐसे निबंधनों को और शर्तों पर जो कि वो ठीक से समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई थी। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी नए राज्य की स्थापना का उसमें शक्ति प्रदान की गई थी। दोस्तों अनुच्छेद 3 में क्या था? अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण के बारे में और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और उनके नामों में परिवर्तन इत्यादि का जो जिम्मा था, वो इत्यादि का जो पावर था वो किसको दिया गया था? संसद विधि के द्वारा, जो कानून के द्वारा इसको कर सकता है। ये इसका उल्लेख किस में है? इसका उल्लेख है अनुच्छेद 3 में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में भी अच्छी जानकारी मिल गई होगी और देसी रियासतों को भारत में विलय कैसे हुआ है इसके बारे में भी जानकारी मिल गई होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार।